डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसका पहला वीडियो है। और हम लोग देखेंगे जो भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। 60 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ये निश्चित हो जाइए कि इस वीडियो देखने के बाद आपके एग्जाम में सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे ना ऑब्जेक्टिव, वो आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है। तो आपके एग्जाम में दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कहाँ से पूछेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो बुक्स और ऑथर का जो टाइप्स होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है ए पासेज टू इंडिया, इस जो बुक है इसको किसने लिखा है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला आप याद रखिएगा, पहला टाइप बुक्स और ऑथर के नाम, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के। अब जो दूसरा टाइप होता है वो पूछा जाता है, आगे मैं आपको इसी वीडियो में अभी मैंने आपको सैंपल दिखलाया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीरियड बेस होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब जो मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको ये सारा करके जाना है। और कुछ स्पेशल क्वेश्चन जैसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, तो आपको सरोजनी नायडू को बोला जाता है। तो इस तरह के जो फैक्ट है ना, स्पेशल फैक्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। और ये सारा का सारा टाइप इस वीडियो में कंप्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सैंपल के लिए अभी आपको दिखाया। जैसे यहाँ पे पूछा गया है ए पासेज टू इंडिया, इस बुक को किसने लिखा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे मैं करवाऊँगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे ऐसे मैं करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये पूछ रहा है कि कौन सी सेंचुरी में इंडियन इंग्लिश एग्जिस्टेंस में आई, मतलब अस्तित्व में आई। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं ना कि आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके, मतलब ऑप्शन को छाट करके बना सकते हैं। जैसे अभी है 21st सेंचुरी, तो अभी तो इंडियन इंग्लिश नहीं आई, इसके पहले ही आई है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये तो डी हो ही नहीं सकता है। ऐसे आप एलिमिनेट करके भी करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आगे देखेंगे। और पूछा गया था विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कौन सा ऐसा जो लैंग्वेज है जो नेटिव लैंग्वेज नहीं है। नेटिव का मतलब है कि वो उस जगह के, मतलब लोकल लैंग्वेज। अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब जहाँ पे बोला जाता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो आंसर होगा यहाँ पे इंग्लिश ही होगा, क्योंकि इंग्लिश हमारा अपना नेटिव नहीं है। यहाँ हिंदी बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, मराठी और बंगाली ये हमारा नेटिव लैंग्वेज है, मतलब अपना देसी लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश तो बहुत बाद में आया, है ना। तो ऐसे करके इस ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते थे। तो बहुत सारे टेक्निक मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन में बताऊंगा। तो एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट लोग का ये क्वेरी था कि आप गेस पेपर लाइए, तो मैं आपके लिए गेस पेपर तैयार कर दिया हूं। और ये गेस पेपर में कम्प्लीटली आपका सिलेबस कवर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर के क्विक रिवीजन, जो रूल्स हैं, लाइन एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, लेटर, एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, सारा का सारा कम्प्लीटली यहाँ पे कवर है। तो आप इस गेस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।
या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके इस गेस पेपर के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्म्स एंड द मैन, ये बुक है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, सही आंसर होगा G.B. शाह, यानी ऑप्शन जो बी होगा आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पिग्मेलियन। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पिग्मेलियन है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये जो पहला जो आर्म्स एंड द मैन है और ये पिग्मेलियन दोनों लिखा गया है G.B. शाह के द्वारा। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में एक तरफ बुक्स का नाम और दूसरी तरफ उनके राइटर के नाम ऐसे नोट्स बनाना है, ठीक है? और आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। ऐसे में आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को आप कैसे याद रख पाएंगे ज़्यादा दिन तक, ठीक है? चलिए अब तीसरा एक और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कैंडिडा। याद रखिएगा, कैंडिडा भी लिखा गया है G.B. शाह के ही द्वारा। तो यहाँ पे 3 बुक्स इनके हुए, आर्म्स एंड द मैन, पिग्मेलियन और कैंडिडा। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको नेमोनिक टेक्निक बता दे रहा हूँ। आर्म्स का मतलब होता है हथियार, मतलब कोई शस्त्र अस्त्र, है ना? और मैन मतलब आपको पता है पुरुष आदमी। ऐसे करके आप कुछ रिलेट करिए कि एक आदमी था, वो हथियार लिए हुए था और उसको किसने? G.B. शाह ने देखा, या फिर शाह जो होता है सी का दूसरा रूप होता है। ऐसे करके ना आप लिंक बनाइए, ठीक है? और बाकी तो आप लोग को पता ही होगा। और इसको एक और याद रखिएगा, कैंडिडा भी इनकी ही रचना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे लिखा गया विलेज सॉन्ग। अब यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क से है। तो देखिए होता ये है कि एग्जामिनर उसी बुक के बारे में पूछेगा जिस बुक्स को या तो नोबेल प्राइज मिला है, या फिर मैन बुकर प्राइज मिला है, या कोई पुलित्जर प्राइज मिला है, या फिर कोई ऐसा बुक्स जो काफ़ी फेमस हुआ है। तो मैं आपको वही बुक्स करवा रहा हूँ जो काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बात के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विलेज सॉन्ग, इस बुक को किसने लिखा? तो विलेज सॉन्ग जो लिखा गया है, ये लिखा गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के द्वारा सरोजनी नायडू को। और याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉन्ग्स ऑफ राधा। तो ये जो बुक्स है ये भी लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा ही। तो याद रखिएगा, दो यहाँ पे नाइटिंगेल ऑफ ये जो विलेज सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग्स ऑफ राधा, ये दोनों किनके द्वारा लिखा गया है? सरोजनी नायडू के द्वारा। देखिए आप ना इसे भी निमोनिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे विलेज सॉन्ग है ना, विलेज का गीत, और यहाँ पे राधा का गीत। ऐसे आप एक मन में ये बनाइए पिक्चर। उसके बाद सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया का नाइटिंगेल। तो ऐसे आप एक बनाइए कि जो इंडिया का जो नाइटिंगेल है वो गांव में गीत गा रही है राधा का, है ना, सॉन्ग्स ऑफ राधा। ऐसे करके ना आप 1-2 बार अपने दिमाग में बातों को घुमाइए और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हमें तो सारा याद हो चुका है। अगला याद रखिएगा ए सोल्स प्रेयर, ये भी लिखा गया है सरोजनी नायडू के द्वारा। ए सोल्स प्रेयर है, ये भी सरोजनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा, और प्रेयर का मतलब आपको पता होगा प्रार्थना, वंदना, विनती। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो आत्मा है ना, मतलब जो सोल है जो हमारी, वो प्रेयर जो कर रही है इस रचना को, मतलब इस बुक को किसने लिखा है? सरोजनी नायडू ने। तो ये भी एक प्रकार का प्रार्थना करना, ये भी एक सॉन्ग ही होता है, एक प्रकार का ये भी वंदना ही होता है। तो आप ऐसे एक दूसरे से रिलेट करिए, ठीक है? चलिए अगला है गीतांजलि। अब ये बुक फेमस क्यों है और ये क्यों पूछेगा? काफ़ी पॉपुलर है और इसी बुक के लिए तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल प्राइज।
है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि बुक किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक बात और याद रखिएगा, इनकी एक फेमस और वर्क्स है चित्रा, है ना। गीतांजलि तो हो गया, इनका कविताओं का संग्रह है, बहुत ही फेमस। और एक और है चित्रा, याद रखिएगा, ये भी लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आप ऐसे रिलेट करिए कि रविंद्रनाथ टैगोर एक चित्र बना रहे थे, कविता लिख रहे थे, है ना। ऐसे करके आप एक बनाइए एक नेमोनिक याद रखने के लिए। तो यहाँ पे दो फेमस बुक हैं, गीतांजलि और चित्रा, जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबल। देखिए, टचेबल मतलब क्या होता है? छूने लायक, और अनटचेबल ऐसे करके ना आप बना सकते हैं। तो अनटचेबल जो बुक है ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो ये काफ़ी फेमस पर्सन भी हैं जिन्होंने बहुत सारा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है अनटचेबल, ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुली। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी ही रचना है, मुल्क राज आनंद की ही, ऑप्शन डी होगा इसका भी सही आंसर। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी मैंने बता दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन है टू लीव्स एंड वन वर्ड। यहाँ पे एंड मैंने छोड़ दिया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। टू लीव्स एंड वन वर्ड मतलब 2 पत्तियाँ और 1 कली। तो ये भी लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो इनका ये तीनों जो बुक्स है ना काफ़ी फेमस है, टू लीव्स एंड वन वर्ड, कुली, और एक हो गया आपका अनटचेबल। देखिए तीनों बहुत अच्छा अच्छा नाम है, नाम से भी पता चल रहा है। कुली किसको बोलते हैं? जो सोशल पर्सन होता है, जो सामान ढोता है ना, बहुत संघर्ष वाला जिंदगी होता है। टू लीव्स वन वर्ड मतलब 2 पत्तियां और 1 कली, है ना। तो ये भी काफ़ी एक ये दे रहा है, एक सेंस दे रहा है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, इनको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। अगला है कांथापुरा। एक्चुअली ये बुक है कांथापुरा और इसे कांथापुरम भी कहते हैं। तो ये कांथा जो पूरा है ये बहुत ही फेमस बुक है। जब हम अंग्रेज से लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ये लिखा गया था राजा राव के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है कांथापुरा, जिसमें आपको अंग्रेज से जब हम लड़ते थे तो वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें खोया और कैसे हम उनसे लड़ पाए, ये सारा का सारा जो मिजरेबल कंडीशन था, हमने जो सारी चीज़ झेले उसको इस बुक में बताया गया है। तो आप याद रखिएगा कांथापुरा राजा राव के द्वारा लिखा गया, बहुत ही फेमस ये बुक है, काफ़ी फेमस ये है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था अपने ज़माने में। तो याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सावित्री। सावित्री जो ये किताब है ये लिखा गया है आपका अरविंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन ए होगा अरविंदो घोष, याद रखिएगा। इनको श्री अरविंदो घोष भी कहा जाता है और कहीं कहीं इनका नाम आपको दिखाई देगा श्री अरविंद घोष। तो आप टेंशन नहीं लेना, आपको मैंने बता दिया है सावित्री लिखा हुआ है, ऑप्शन ए होगा अरविंदो घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गाइड। आपको पता होगा गाइड किसको बोलते हैं? गाइड 2 तरह का होता है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको गाइड किया है कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, तो मैं भी एक प्रकार का गाइड हूँ। और एक किताब भी होती है जिसमें आपका पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस दिया होता है, उसको भी हम गाइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द गाइड है ये किन के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा द गाइड है, उसके बाद कौन है? द इंग्लिश टीचर, है ना। तो ये द इंग्लिश टीचर है इसके बाद, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये द गाइड और ये द इंग्लिश टीचर, ये दोनों एक ही पर्सन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और उनका नाम है R.K. नारायण। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता होगा नारायण हम किसको बोलते हैं? वो विष्णु भगवान को बोलते हैं,
है ना। तो वो हमें गाइड कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं भी आपको कुछ हद तक गाइड ही कर रहा हूँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा R.K. नारायण, ठीक है। इस दोनों बुक को, गाइड को और द इंग्लिश टीचर को, ये बुक का नाम है, ठीक है। ये दोनों को लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा, ठीक है। एक और बुक है इनका, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसे हम BA कहते हैं। तो वो नहीं है, यहाँ पे बुक का ही नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इस बुक को भी लिखा गया है R.K. नारायण के ही द्वारा। तो आप इसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम BA कर रहे होते हैं तो हम एक एक अच्छे गाइड के रूप में एक आ जाते हैं उस जगह पे, है ना। ऐसा आप रिलेट करिए, ठीक है ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स कौन लिखा है, ये भी लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो बुक है ना ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, अब हमारा पाकिस्तान से रिलेशन तो आप समझ ही रहे हैं। तो बहुत खुश होंगे तभी हमारा ट्रेन जाएगा पाकिस्तान, है ना। ऐसे आप क्या करिए ना, आप रिलेट करिए और रिलेट करके आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। तो जो ट्रेन टू पाकिस्तान है इसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन B होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस, ये भी आपका जो बुक्स है, ए विंड इन द गंगेज, है ना। गंगेज ये गंगा वाला है, ठीक है ना। तो ए विंड इन द गंगेज किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा। तो आप जब रेनबो पढ़िएगा तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। और आप बताइए मनोहर मालगोनकर ने और क्या लिखा है, कौन सी स्टोरी जो आप लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है रेनबो में, सोचिए ज़रा। अ पिंच ऑफ स्नफ, है ना, हाँ। तो वो भी आपको याद रखना है। लेकिन मनोहर मालगोनकर बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं, तो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी दिया गया है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे ये जिक्र था अ विंड इन द गंगेज। मैंने क्या किया है ना कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो किताब है उस बुक्स में से जितने सारे बुक्स और ऑथर के नाम बताए गए हैं, लिखे गए हैं, पढ़ाए गए हैं, वो सारे के सारे एक एक करके सिलेक्ट कर करके जो भी इम्पोर्टेंट था, जिनको प्राइज मिला था, जो काफ़ी फेमस बुक था, वो सारा मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए लाया है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक जो आपका चलता है उस बुक्स में जो दिया हुआ है उसी से पूछेगा। ये नहीं कि मनोहर मालगोनकर या फिर कोई और ऑथर जैसे शशि थरूर आज किताब लिखा वो पूछ देगा, वो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो सिलेबस तक सीमित रहना है। तो ए विंड इन द गंगेज कौन लिखा है, मनोहर मालगोनकर। और इनकी एक बहुत ही फेमस एक और रचना है बम्बे बीवेयर, है ना। तो ये भी लिखा गया मनोहर मालगोनकर के द्वारा ही। और एक और है द प्रिंसेस, ये आपको वहाँ पे भी दिखेगा, अब पिंच ऑफ स्नफ में भी दिखेगा, ठीक है। तो द प्रिंसेस भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और डिस्टेंट ड्रम ये भी लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा ही। और नेक्स्ट यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन था। अ विंड इन द गंगेज, गंगा में एक मोर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मतलब आप रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद हो गया बम्बे बीवेयर, बम्बे सावधान, मतलब ऐसे आप रिलेट करने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये। और एक द प्रिंसेस, ये तीनों जो, और एक और था ना, हाँ एक और डिस्टेंट ड्रम, ये जो 4 किताबें हैं ये सब के सब लिखा गया है मनोहर मालगोनकर के द्वारा, है ना, ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस इन द सिटी, ये भी काफ़ी फेमस बुक्स है। तो ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका लिखा गया है अनीता देसाई। तो देखिए इसे भी आप याद रख सकते हैं, कहते हैं ना अनीता देसाई, तो देखिए देसाई से आप देसी याद रख सकते हैं। तो क्या होता है, विलेज वाले होते हैं। तो विलेज में सिटी, विलेज और सिटी दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत मतलब विपरीत है ना, एक दूसरे से अलग हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विलेज में मतलब गांव में, देश में, ऐसे वॉइस इन द सिटी मतलब सिटी में वॉइस, है ना, ऐसे आप रिलेट करिए, ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ। ऐसे तो क्लास में होते हैं तो मैं अच्छा से बातें कर लेता हूँ समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मली बोलना पड़ता है ना यूट्यूब पे,
तो आप ऐसे याद रखिएगा। वॉइस इन द सिटी कौन लिखा है, तो अनीता देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुटेबल बॉय, तो ये लिखा गया विक्रम सेठ के द्वारा, है ना। इसे मैं आपको अभी नेमोनिक से याद करवा दूंगा। और एक और इनकी बहुत ही फेमस किताब है द गोल्डन गेट, ये भी लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखते, नहीं ये नहीं, तो अब इसको मैं याद करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द गोल्डन गेट, अब जो सेठ होगा हमारा, हमारे भाषा में सेठ किन को बोला जाता है, अमीर लोगों को बोला जाता है ना। आपको तो पता होगा, हम लोग तो ये सब आम बात है, ये सब जानते ही हैं। तो विक्रम सेठ जो था, उनका जो गेट था ना गोल्डन कलर का था, मतलब सोने का था, या फिर आप कह सकते हैं सुनहला था। तो आप ऐसे याद कर लिए। अब दूसरा, वहाँ पे एक बॉय खड़ा था, तो ऐसा तैसा बॉय तो नहीं रहेगा, सूटेबल था, एकदम बिल्कुल सूटेबल था। तो ये असूटेबल बॉय और द गोल्डन गेट किसने लिखा है, दोनों किताबें लिखा गया विक्रम सेठ के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये किताब बहुत ही फेमस लेजेंडरी राइटर हमारे शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही पुराना ये बुक्स है। अब तो शशि थरूर अभी भी लिखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, बहुत फेमस भी हैं, लेकिन आज वाली किताबें इनका नहीं याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी इस बात को बताया था। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल कौन लिखा है, तो शशि थरूर। ऐसा कहा जाता है कि शशि थरूर जो इंग्लिश के जो नॉवेल्स लिखते हैं या फिर इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखते हैं वो अमेरिकन और ब्रिटेन वालों को भी समझ नहीं आता, मतलब बहुत हाई लेवल की इंग्लिश लिखते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करिए, है ना, कि ग्रेट, ग्रेट का मतलब भी महान होता है और इंडियन मतलब भारतीय। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल कौन लिखेगा, जो बहुत ही महान होगा वही। तो शशि थरूर ने लिखा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। याद करवाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, दिल पे मत लेना। 24 नंबर, 24 नंबर कहता है द शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है, छाया। देखिए यहाँ पे मतलब तो है नहीं, बट मैं आपको मतलब इसीलिए बताता हूँ कि वो माइंड में जाएगा और उसके लिए एक मतलब एक फिगर बनेगा, एक चित्र बनेगा और उससे आप रिलेट करिएगा। तो द शैडो कौन लिखा है, अमिताभ घोष लिखा है। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, अमिताभ घोष। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे अमिताभ बच्चन हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे अमिताभ बच्चन और अमिताभ घोष अलग हैं, बट आपको याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो अमिताभ बच्चन उन्होंने द शैडो मूवी निकाली है ना, मतलब उनका फिल्म है, ऐसे आप रिलेट करिए। लेकिन असली में ऐसा नहीं है, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो अमिताभ घोष या फिर घोष से आप याद रख सकते हैं, घोष को घोस्ट कर सकते हैं, घोस्ट मतलब भूत, और भूत होता है उसमें शैडो बनता है, छाया बनता है ना। तो ऐसे आप रिलेट करके कैसे भी याद करिए। द शैडो किसने लिखा है, अमिताभ घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, छोटी छोटी चीज़ों की देवता। तो ये किताब इतना पॉपुलर है क्योंकि इस किताब को मिला है मैन बुकर प्राइज, और बहुत ही फेमस प्राइज होता है, लिटरेचर में मिलता है। ठीक है ना, तो ये किताब लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा, और ये बहुत ही फेमस लेजेंडरी राइटर ये भी हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे याद रखना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा, ऑप्शन सी। और आपको इसे भी आप याद रख ही सकते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों की देवता, है ना, अरुंधति राय। ऐसे आप रिलेट करिए, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये भी किताब बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा है। तो ये लिखा गया आपका किरण देसाई के द्वारा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये लिखा गया किरण देसाई। याद रहेगा ना, यस। दो, एक अनीता देसाई आया है और एक किरण देसाई, तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है, आपको दोनों को अलग करके समझना है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा है, किरण देसाई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तुगलक। ये पता है, ये बुक पिछले एग्जाम में पूछा गया है, अभी जो हुआ था एनुअल एग्जाम जो हुआ था ना, वार्षिक एग्जाम पिछला 2021 में, उसी में पूछा गया है तुगलक। और मैंने ये पिछले जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो उसमें भी करवाया हूँ,
तो जो पहले ऑब्जेक्टिव की वीडियो करवाया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट लोग हमेशा नया करवाइए, है ना। तो चलिए मैं नया करवा रहा हूँ और ये अपडेटेड करवा रहा हूँ, उससे ज़्यादा करवा रहा हूँ आपकी बार, ठीक है। तो तुगलक क्वेश्चन लिखा है, तो ये लिखा गया ऑप्शन सी ग्रीस कर्नाड के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए नेक्स्ट है गोदान। अब इस किताब को कौन नहीं जानता होगा, ये इंडिया की लेजेंडरी राइटर है ना, प्रेमचंद, आपको पता होगा, है ना, बहुत अच्छे सब जानते होंगे। तो गोदान, गबन, है ना, इनका ये सब जो है सोए वतन, ये सब किताब बहुत ही फेमस है। तो आपको याद रखना है गोदान किसने लिखा है, तो ऑप्शन सी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है, अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, हम लोग को ये सब बीए में पढ़ना होता था। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, द कंटरवरी टेल्स। अब ये आपको बताना है ये किन के द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया चौसर के द्वारा। ऑप्शन ए चौसर होगा आंसर, द कंटरवरी टेल्स। कंटरवरी की कहानियाँ किसने लिखा है, तो चौसर ने, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, फायर्स एंड स्लो मैन, है ना, आप इसको भी रिलेट करके याद रख ही सकते हैं, है ना। फायर्स का मतलब आग, स्लो मैन धीरे चलने वाला आदमी, ऐसा हिंदी नहीं होगा, बट मैं आपको एक याद करवाने के लिए एक मूव दे रहा हूँ। तो फायर्स एंड स्लो मैन ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया ऑप्शन डी लैंगलैंड के द्वारा। ये राइटर का नाम है लैंगलैंड, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्पोन। अगर आप बीए इंग्लिश से ऑनर्स करिएगा तो आप यहाँ पे जितनी सारी किताबें जो देख रहे हैं ना इंग्लिश ऑनर, इंग्लिश राइटर का, या फिर एमए करिएगा इंग्लिश से, तो वहाँ पे एक एक किताब आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। मुझे सब याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है। तो वोल्पोन कौन लिखा है, तो ये आपको लिखा गया बेन जॉनसन के द्वारा। ये भी आपको बीए में पार्ट 1 में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो 31 का जो सही आंसर है बेन जॉनसन, वोल्पोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है 2 स्लाइड आगे बढ़ गया है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं किंग लियर। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क से है। अब ये किन की है, ये है शेक्सपियर की। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट बोला जाता है शेक्सपियर को। तो आपको याद रखना है कि जो किंग लियर है इनकी बहुत सारी फेमस वर्क्स है ना, ये क्योंकि इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट बोला जाता है। तो मैं सारा बताऊंगा, बट यहाँ पे याद रखिए शेक्सपियर, किंग लियर। नेक्स्ट है ईमा। अब यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि जो ईमा है, अब ये किन के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ईमा, ये आपको लिखा गया है जेन ऑस्टन के द्वारा। ये आप याद रखिएगा ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब ये जो किताब है ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको लिखा गया है ये भी जेन ऑस्टन के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द पैराडाइज लॉस्ट, है ना। ये देखिए द पैराडाइज जो लॉस्ट है ना, ये किन की किताब है, तो आपको पता ही होगा, ऐसे काफ़ी फेमस ये भी राइटर हैं। ज़रा गेस करिए, मेरे को तो पता है ऑप्शन ए होगा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग होता है, आपको पता होगा, तो ऐसा आप याद रखिए जॉन मिल्टन। 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 36 नंबर एज यू लाइक इट। अभी आपने देखा किंग लियर, हैमलेट और एज यू लाइक इट, ये तीनों जो किताब लिखा गया है ना, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन जो आपका डी होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी शेक्सपियर लिखा है एज यू लाइक इट। और बहुत ही अच्छा नाटक है ये, शेक्सपियर का ड्रामा है, ठीक है। चलिए मैंने आपको अभी बताया हैमलेट, तो हैमलेट किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये भी काफ़ी अच्छी रचना है, आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ हैमलेट, और अभी कौन बताया, एज यू लाइक इट
और एक किंग लियर। ये 3 याद रखना है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बहुत ही फेमस, ये भी आपको बीए में पढ़ने के लिए मिलेगा, द रेप ऑफ द लॉक। अब ये किन के द्वारा लिखा गया है? द रेप ऑफ द लॉक लिखा गया है 38 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इनको शॉर्टकट में पोप बोला जाता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोप के द्वारा लिखा हुआ है द रेप ऑफ द लॉक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स है। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। नेक्स्ट है अ पासेज टू इंडिया। पासेज मतलब होता है रास्ता, गली। अ पासेज टू इंडिया मतलब एक ऐसा गली जो इंडिया जाता है, वो ऐसे समझ सकते हैं, मतलब आप याद रखने के लिए। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था ना अभी, जो मैंने आपको वीडियो में सबसे शुरू में दिखाया था कि यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिखा गया है E.M. फोर्स्टर के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड। ये तो आप लोगों को पढ़ने के लिए भी दिया गया था, अभी सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है। 50 नंबर वाले इंग्लिश में ये पढ़ना था आपको, नोवेल था। तो डेविड कॉपरफील्ड किन के द्वारा? तो आप कहिएगा, आप पूछेगा सर, तो जो भी आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश है ना, पूरी की पूरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पोएट्री, ड्रामा, नोवेल, ये सब प्रोज, ऐसे, यही सब की चर्चा है। तो वहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड का बारे में बताया गया है, मतलब इसकी चर्चा की गई है। तो आपको पूछ सकता है, और बहुत ही फेमस ड्रामा है, नोवेल है, आपको पता होगा। तो ये लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, डेविड कॉपरफील्ड। और इनका आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, यही है डेविड कॉपरफील्ड। लेकिन इनकी एक और फेमस बुक है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वह है अ टेल ऑफ टू सिटीज। टेल का मतलब कहानी, तो कहता है 2 शहरों की एक कहानी, है ना। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक फिगर देने के लिए। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज कौन लिखा है? तो ये भी लिखा गया है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ही। तो 2 याद रखना है, डेविड कॉपरफील्ड ये हीरो है उस नोवेल का। मुझे याद है मैं जब पहले पढ़ाया करता था 50 नंबर वाला इंग्लिश, उसमें ये बहुत मज़ेदार है ना, बहुत मज़ेदार ड्रामा है। लेकिन क्या करूं, अब तो पढ़ना ही नहीं है। तो याद रखिएगा डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस। और दूसरा है इनका अ टेल ऑफ टू सिटीज, मतलब 2 ही याद रखने आपको चार्ल्स डिकेंस की। नेक्स्ट है द वेस्ट लैंड, काफ़ी फेमस पोएम है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 42 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, बहुत ही फेमस। और ये भी पूछा हुआ है 2019 में, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा जो पूछा वो नहीं पूछेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो द बेस्ट लैंड कौन लिखा है? सबसे लंबा पोएम है ये, बहुत लंबा पोएम है, T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, द वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है मर्डर इन कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या होता है वो आपको पता होगा ना, जो चर्च होता है शायद उसको कहते हैं, है ना। ये ईसाइयों का होता है, डिटेल में मैं नहीं जानता हूँ, बट आपको समझाने के लिए। तो कैथेड्रल में मर्डर, है ना, ये किन के द्वारा लिखा गया है? तो 43 नंबर जो है ये भी लिखा गया इन्हीं के द्वारा, T.S. एलियट के द्वारा। अब आप हमें बताएंगे T.S. एलियट के द्वारा एक और बात, एक चीज़ और लिखा, मतलब एक पोएम लिखा गया है जो आपको रेनबो में पढ़ना है। याद आया क्या? नहीं आया। माकाविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया, तो ये भी याद रखना है, माकाविटी द मिस्ट्री कैट और मर्डर इन कैथेड्रल, और एक और अभी कौन सा बताया? द बेस्ट लैंड। ये तीनों का तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया T.S. एलियट के द्वारा। नेक्स्ट है ओड टू नाइटिंगेल। अब यहाँ पे देखिएगा ओड टू नाइटिंगेल, और आप में एक और पढ़ना है, ओड पढ़ना है रेनबो वाली बुक में। याद करूँ, मुझे तो याद आ गया, ओड टू ऑटम, है ना। तो आपको तो, हमें तो नंबर लाना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होना चाहिए, इसीलिए बताते आ रहा हूँ। तो ओड टू नाइटिंगेल बोले या फिर वो बोले, क्या भी मैंने बताया, ओड टू ऑटम, है ना। ये दोनों को दोनों किसने लिखा है? ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। बहुत ही फेमस ये रचनाएं हैं और ये पोएट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू ऑटम। खाली ऑटम भी आ सकता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा एक्चुअली ओड ही है वो भी और ये भी। नेक्स्ट है सन्स एंड लवर्स, है ना। तो सन्स एंड लवर्स किसने लिखा है?
तो ये लिखा गया है आपका D.H. लॉरेंस के द्वारा। जो आपका ये जो रचना है ना, ये वर्क्स है सन्स एंड लवर्स, ये लिखा गया D.H. लॉरेंस के द्वारा। अब आप हमें बताएंगे कि D.H. लॉरेंस के द्वारा एक और पोएम लिखा गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि रेनबो में पढ़ना है। याद आया? स्नेक, है ना, याद आ गया। तो एक स्नेक कविता है जो कि रेनबो में पढ़ना है, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। और वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था कि स्नेक जो सांप है, वो जो सांप का खेल है वो HD में दिखाई दे रहा है, DH को मैंने बदल दिया था HD, है ना। तो मैंने ऐसे आपको तरकीब बताया था याद रखने के लिए। तो स्नेक जो हमारा पोएम है और जो सन्स एंड लवर्स जो हमारा वर्क्स है, ये दोनों लिखा गया है D.H. लॉरेंस के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो सन्स एंड लवर्स है ये एक मूवी है और स्नेक ये भी एक मूवी है, और ये HD में दिखाया जा रहा है हमें, है ना। DH को पलट दीजिए HD, ऐसे एक दो बार आप करिएगा इमेजिन तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी बुक, क्योंकि ये भी काफ़ी फेमस बुक है और आप सब को इसका आंसर आता ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन D होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, है ना। चलिए नेक्स्ट है बार एंड पीस। ये भी काफ़ी फेमस बुक है, बार एंड पीस, है ना, युद्ध और शांति। तो ये लिखा गया, ये भी काफ़ी लेजेंडरी राइटर के द्वारा लिखा गया, लियो टॉल्स्टॉय, है ना। काफ़ी, और आपको पता है लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? मैं नहीं बताऊंगा, इंडिया के कोई फ्रीडम फाइटर थे, उनके दोस्त थे, याद करना, अगर आता है तो बताना। बार एंड पीस किनके द्वारा लिखा गया? तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C। नेक्स्ट है, इसको मैं याद करवा दूं, लियो का मतलब होता है बाघ, है ना। आप लोग पढ़ते होंगे बायोलॉजी में, पैंथेरा लियो, है ना। और बाघ ही तो वार कर पाएगा ना, लड़ाई करेगा, वार का मतलब युद्ध है। तो ऐसा आप रिलेट करिए बस, ठीक है। नेक्स्ट है पमीला। अब बताइए पमीला किसने लिखा है? तो पमीला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लिखा गया रिचर्डसन के द्वारा, रिचर्डसन के द्वारा। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे भी आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, है ना। चलिए इसे आप याद कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट है सेलिंग टू द बेजांटियम। ये भी हमें पढ़ने को मिला था, MA में पढ़ने को मिला था और काफ़ी फेमस ये पोएम है, सेलिंग टू द बेजांटियम। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है W.B. येट्स के द्वारा, है ना। वाल्टर बटलर येट्स, विलियम बटलर येट्स, ऐसा इनका फुल फॉर्म है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन D होगा, 49 का ऑप्शन D होगा, सेलिंग टू द बेजांटियम। बहुत ही अच्छी पोएम है, ऑप्शन D होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द सरपेंट एंड द रोप। देखिए ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको अभी याद करवा देता हूँ। सरपेंट का मतलब सांप होता है और रोप का मतलब रस्सी होता है। तो आपने सांप और सीढ़ी वो लूडो वाला खेला होगा ना गेम, लूडो वाला गेम खेलते हैं, उसमें सांप और सीढ़ी होता है। तो ऐसे आपको याद रखना, मतलब ऐसे आपको रिलेट करना, ठीक है। सरपेंट का मतलब सांप और रोप का मतलब सीढ़ी, नहीं रोप का मतलब रस्सी, लेकिन आपको सीढ़ी से रिलेट करना, ठीक है जी। तो ये लिखा गया राजा राव के द्वारा। राजा राव कौन थे? कांथापुरा किसने लिखा था? अभी मैंने आपको कराया, कांथापुरा किसने लिखा था? राजा राव ने ही लिखा था, जो कि साउथ इंडियन इंग्लिश राइटर थे, बहुत ही फेमस इंडियन राइटर हैं ये राजा राव। तो जो सांप सीढ़ी का खेल होगा वो कौन लिखेगा? इंडियन इंग्लिश राइटर ही लिखेगा। तो जॉन मिल्टन ऐसे काट देंगे, चार्ल्स डिकेंस काट देंगे, लियो टॉल्स्टॉय काट देंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राजा राव। या फिर आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो सांप सीढ़ी का खेल खेलता है वो एकदम जीत कैसे जाता है? जब वो राजा बनता है तभी तो जीत जाता है ना, मतलब बहुत लक होता है, कहीं ना सांप ने काट लिया तो डायरेक्ट नीचे, है ना। तो ऐसे आप रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि राजा वही होता है जो सांप और सीढ़ी का खेल खेलता है। मतलब सरपेंट एंड द रोप के राइटर कौन है? राजा राव, ठीक है जी। चलिए
अब यहाँ तक हमने जो भी क्वेश्चन किया ये सारे के सारे बुक्स और ऑथर के क्वेश्चन थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपको करवा दिया है। और इतना मेहनत लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ पीरियड बेस से क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 51 नंबर क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो याद रखिएगा ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कौन से है, तो 449 AD टू 1066 AD तक है, ऑप्शन ए। अब देखिए इस बात को आपको याद रखना होगा, जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है ना वो सबसे पहले होगा। ऐसे भी अगर आप तीनों इंग्लिश का पीरियड देखिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा आपका। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन न लीजिए। तो 449 AD से लेकर 1066 AD तक, AD तो आपको पता है ना, ये सभी को बोलते हैं, है ना, एनो डोमिनी, समझ में आया। तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड है ना वो 449 AD से लेकर 1066 AD तक है, ठीक है। याद अभी नहीं हुआ, मैं अभी करवा रहा हूँ आगे। और तो यहाँ पे 51 का पहला आंसर आपका पहला ऑप्शन आंसर है। अब दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया है 52 नंबर क्वेश्चन कि मिडिल इंग्लिश का पीरियड बताइए। तो अब देखिए जब तीनों इंग्लिश का पीरियड देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए कैसे, जो मिडिल इंग्लिश का पीरियड है ये है 1150 से लेकर 1500 तक, मतलब 1150 AD से लेकर 1500 AD तक। अब ये बीच में है तो मिडिल इंग्लिश, अब ओल्ड इंग्लिश होगा वो तो पहले ही होगा। मैंने अभी और बता रहा हूँ ना, याद करवाऊंगा। तो यहाँ पे मिडिल इंग्लिश का पीरियड हो गया 1150 AD से लेकर 1500 AD तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड बताइए, मतलब मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक चला। तो अभी कौन सा इंग्लिश चल रहा है, अभी तो मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा है। और मिडिल इंग्लिश कब खत्म हुआ, 1500 AD में। तो 1500 AD के बाद अभी तक जो इंग्लिश चल रहा है वो सब के सब मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा है। तो यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड हो जाएगा 1500 AD से नाउ, मतलब अभी तक जो अभी भी चल रहा है ये मॉडर्न इंग्लिश ही है। तो देखिए अब मैं आपको याद करने का कुछ तरकीब बताता हूँ, या फिर आपको याद हो ही गया होगा। जैसे मॉडर्न इंग्लिश का याद रखना है, याद करना है, तो हम तो इसे आसानी से याद कर लेंगे ना। 1500 ईस्वी से लेकर अभी तक जो चल रहा है ये कौन सा हो गया, मॉडर्न इंग्लिश। अब पीछे जाएंगे तो 1500 से मॉडर्न स्टार्ट हुआ था, तो आप ये थोड़ा सा जोर डालेंगे ना अपने माइंड में तो आपको याद हो जाएगा कि मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 AD। और फिर ओल्ड इंग्लिश सबसे पुराना है तो ये सबसे 450 ईस्वी से लगभग, 449 है तो 450 है लगभग। तो आप लगभग भी याद रखिएगा ना तो ऑप्शन को छाट के आंसर कर पाइएगा, ठीक है। तो 449 से लेकर 1066 AD तक है। तो आप लगभग भी याद रखिए, कभी भुला जाइएगा तो आपको एग्जाम में ऑप्शन छाटेंगे तो आपको मतलब आसान से आप एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको इसी वीडियो के दौरान बताया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन को कहा जाता है। तो आपको पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। लता मंगेशकर, दीपिका पादुकोण और रानी लक्ष्मीबाई और सरोजनी नायडू। तो आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को। और सबसे शुरू में किसने कहा था, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ने ये टाइटल दिया था सरोजनी नायडू को, है ना। उतना आपको नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड टू राइट इन। मतलब जो इंडियन इंग्लिश पोएट्री है, जो भारतीय इंग्लिश में, जो भारत में जो इंग्लिश में पोएट्री लिखा जाने लगा वो कब से लिखा जाने लगा, कब से शुरू होने लगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसको कर देंगे, ना भी आएगा तो भी आप आंसर कर देंगे बहुत हद तक। बस आपके पास दिमाग होना चाहिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की टेक्निक होना चाहिए। जैसे देखिए 21st सेंचुरी, अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है, 21वीं शताब्दी ही चल रहा है। तो क्या अब इंग्लिश चालू हुआ है हमारी इंडिया में, अब इंग्लिश लिखने लगा है, नहीं ना। तो ये तो आपको ऐसे ही काटेंगे, है ना। और 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 के बाद। तो इतना हम लोग पीछे नहीं थे कि 1900 के बाद हम लोगों के यहाँ चालू हुआ। हम लोग चालू कर दिए थे 19th सेंचुरी में, है ना, 20वीं शताब्दी में ही हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडियन इंग्लिश जो पोएट्री था यह स्टार्ट हो गया था 19वीं सेंचुरी से ही, मतलब 19वीं शताब्दी से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज नोन एज चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। अब देखिए, जब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, और मैंने अपने गेस पेपर में तो डाला ही है, भर भर के डाला है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है, कौन सा पीरियड ऑफ इंग्लिश को, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा पीरियड ऑफ इंग्लिश को चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। तो आप एक बात बताइए, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन। तो बचपन का इंग्लिश कौन होगा, सबसे पुराना वाला होगा ना, मॉडर्न वाला तो होगा नहीं, अब तो इंग्लिश जवान हो चुका है, मतलब मॉडर्न वाला। तो सबसे पुराना इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश को ही चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता था। ऐसे मैंने याद करने की टेक्निक बताया, और इसका जो आंसर ही होगा ये तो यही होगा, ओल्ड इंग्लिश। मतलब ओल्ड इंग्लिश को चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका पीरियड 449 से लेकर 1066, याद है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड इज नोन एज डार्क एज। अब डार्क एज कौन से पीरियड को कहा जाता था, तो डार्क एज का मतलब कुछ बुरा सा है ना, कुछ अंधेरा सा युग है, ऐसा कुछ। तो अंग्रेज लोग मानते हैं कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश था, अंग्रेज लोगों का कहना है कि जो ओल्ड इंग्लिश था ना वो डार्क एज था, वो चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश था। तो ओल्ड इंग्लिश को ही डार्क एज कहा जाता है इंग्लिश का, और ओल्ड इंग्लिश एज को ही चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा 57 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को ना, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन को तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर करेंगे अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो ये मैं वीडियो के दौरान ही सिखा रहा हूँ। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंग्लिश है जो कि साइंस का इंग्लिश है, मतलब साइंस का लैंग्वेज है, मतलब साइंस में वो लैंग्वेज यूज हो रहा है इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टेक्नोलॉजी का कौन सा, मतलब जो लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन सा इंग्लिश है। तो आज जो इंग्लिश यूज हो रहा है ना, ये साइंस, ये है आपका मॉडर्न इंग्लिश। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, विच इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो मॉडर्न इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज ऑफ साइंस है, क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न इंग्लिश है ये साइंस में इसका बहुत बड़ा भूमिका है ना। हर तरह के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही उपलब्ध हैं, मतलब वो सब लोग पढ़ सकते हैं। तो ये साइंस का इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। अब एक बात बता दूं, यहाँ पे मैंने वीडियो के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन को समझाया है, आपको बताया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करवा दिया है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जाकर बीरबल प्रसाद सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।